दोस्तों नमस्कार। आज फिर हम एक यूपी पीसीएस मेंस का नया क्वेश्चन लेके आपके सामने उपस्थित हैं। तो आइए हम इस क्वेश्चन को देखने का प्रयास करते हैं कि यदि आप यूपी पीसीएस का मेंस लिख रहे होते या भविष्य में इस क्वेश्चन को अगर दोबारा पूछा जाता है तो आप कैसे इस क्वेश्चन को लिखेंगे, इसका आंसर कैसे आप करते। तो देखिए, हम आपसे बता रहे हैं कि एक अच्छा बल्लेबाज कौन होता है। ये उदाहरण हम अक्सर विद्यार्थियों को ऑफलाइन में देते हैं, आपके सामने नहीं रखे हैं। तो एक अच्छा बल्लेबाज वही होता है जो बॉलर को समझता है। ठीक है, कि बॉलर यॉर्कर मार रहा है कि फुल टॉस मार रहा है, कौन सा बॉल मार रहा है। इसी तरीक़ा से आयोग, यूपीएससी, उत्तर प्रदेश आयोग, बिहार लोक सेवा आयोग, ये आयोग क्वेश्चन के माध्यम से आपको बॉलिंग करता है और आंसर के माध्यम से आप बैटिंग करते हैं। ठीक है, तो जब तक आप क्वेश्चन को नहीं समझेंगे तब तक आप अच्छा आंसर नहीं लिख सकते हैं, और जब तक आप बॉल को नहीं समझेंगे तब तक आप अच्छे बल्लेबाज नहीं बन सकते हैं। ये बात आप बखूबी जानते होंगे, क्योंकि इंडिया में क्रिकेट से बहुत लोगों को प्यार है। तो आइए हम क्वेश्चन को तोड़ने का प्रयास करते हैं। जो सिलसिला मेरा है उस सिलसिला से पहले तो आप क्वेश्चन को समझिए। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन कभी भी रिपीट हो सकता है, किसी भी पीसीएस के एग्जाम में, यूपीएससी के एग्जाम में ये क्वेश्चन रिपीट हो सकता है, और कई बार इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं। आइए, क्या कह रहा है, हम 12 नंबर, हम ये 11 कल आपके सामने एक्सप्लेन किए थे, आज हम 12 को एक्सप्लेन कर रहे हैं आपके सामने। कह रहा है क्या कि भारत में, चलिए भारत में, तो हम भारत में को पहला सेक्शन मान लेते हैं। सिंपल नहीं भी मानेंगे तो देखिए, हम फिर भी मान लेते हैं। संघीय ढांचा, तो संघीय ढांचा ये बताइए दूसरा सेक्शन होगा कि नहीं होगा, क्योंकि संघीय ढांचा। तीसरा है क्या कि विभिन्न राज्यों की, तो ये हमारा तीसरा सेक्शन हो गया। एक तो हो सकता है जैसे यहाँ पे संघीय ढांचा लिखा, तो यहाँ पे संघीय ढांचा के बजाय एकात्मक ढांचा भी लिख सकता है कि नहीं लिख सकता, ये बताइए। संघीय ढांचा की जगह एकात्मक ढांचा भी लिख सकता है। आप समझ रहे हैं बातों को, इसीलिए हम बताए संघीय ढांचा को हम अलग बनाए हैं। विभिन्न राज्यों में, विभिन्न राज्य यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे कोई स्पेशल राज्य भी दे सकता है कि उत्तर पूर्व के राज्यों में, उत्तर भारत के राज्यों में, कि नहीं आ सकता है। तो फिर क्या होगा, क्वेश्चन का आंसर बदल जाएगा। चलिए, तो भारत में संघीय ढांचा विभिन्न राज्यों की विविध आवश्यकताओं और आकांक्षाओं को, ठीक है, तो ये हो गया हमारा चौथा सेक्शन, आवश्यकता और आकांक्षा। जैसे आप हैं, आप एक विद्यार्थी हैं, आप अगर तैयारी कर रहे हैं तो आपकी आवश्यकता है मनी, कि आपको पैसा मिले, आपको अच्छा टीचर मिले, और आपका आकांक्षा है आईएएस बनना या पीसीएस अधिकारी बनना। आपका वो आकांक्षा है, एस्पिरेशंस और आवश्यकता, आप समझ गए। तो ये हमारा चौथा हो गया। कैसे समायोजित करता है, ये हो गया हमारा पांचवा, कैसे समायोजित करता है। तो आपकी जो आवश्यकता है और आकांक्षा है, आप उसको कैसे समायोजित करते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे संघीय ढांचा पे डिपेंड करेगा। तो क्वेश्चन का पार्ट समझ गया, कोई उम्मीद करते हैं कोई कंफ्यूजन आपको नहीं होगा कि इतने पार्टों में, इसलिए हम इतने पार्टों में तोड़े आपको, चूंकि आप बिगनर हैं अभी। अगर हम एक साथ ले लेंगे आप समझ नहीं पाएंगे। तो इसके बाद इसके आगे क्या इसके सम्मुख यानी इसके सामने कुछ चुनौतियां भी हैं। तो ये हो गया 6, क्या चुनौतियां हैं, और चुनौतियां हैं यदि हैं तो उसका समाधान कैसे किया जा सकता है, ये हो गया 7वां पॉइंट। तो 7 पॉइंट आपके सामने। उम्मीद करते हैं कि आप क्वेश्चन को समझ गए होंगे कि क्वेश्चन पूछ रहा है कि संघीय ढांचे जो हमारा भारत का है वो विभिन्न राज्यों को कैसे समायोजित किया है, यानी उसकी आवश्यकता और आकांक्षा को कैसे समायोजित किया है, कैसे संभाला है, कैसे एड्रेस किया है, और क्या इसके सामने कुछ चुनौतियां हैं, अगर हैं तो उसका समाधान कैसे किया जा सकता है। ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन आप समझ गए होंगे पूरी तरीक़ा से। आइए हम अब बात करते हैं कि भूमिका में क्या लिखना था और बॉडी में क्या लिखना है। ठीक है, तो भूमिका और बॉडी की हम बात करते हैं। थोड़ा सा किसी का मैसेज आ गया था, इसीलिए हमको ये करना पड़ गया। तो आइए यहाँ पे हम भूमिका की बात करते हैं। तो भूमिका में अगर हम देखें तो क्या लिखना है,
आइए आपके सामने, ये हो गया हमारा भूमिका। भूमिका में अब क्या लिखना है, सबसे इंपॉर्टेंट बात वो है। ठीक, आप समझ गए। तो देखिए यहां पे लिखा है कि भारत संघ में संघीय ढांचा विभिन्न राज्यों की। तो क्या इस क्वेश्चन का मेन वर्ड आपका क्या हुआ, ये बताइए। जो मुख्य वर्ड है इस क्वेश्चन का वो क्या हुआ, आप बताइए पहले अपने मन से सोचिए। तो क्या आपको नहीं लग रहा है इस क्वेश्चन में जो मेन वर्ड है वो संघीय ढांचा है? संघीय ढांचा, ठीक है। संघीय ढांचा पे ही क्वेश्चन पूछा गया है ना, कि एक संघीय ढांचा है हमारे देश का, विभिन्न राज्यों को कैसे समायोजित किया है, उनकी आवश्यकताओं को, उनकी आकांक्षाओं को कैसे समायोजित किया है, तो संघीय ढांचा। और उसमें क्या कोई प्रॉब्लम है, और प्रॉब्लम है तो उसका समाधान कैसे किया जा सकता है। तो क्या आप भूमिका संघीय ढांचा से लिख सकते हैं? भारत के मूल संविधान में आर्टिकल 1 में भारत राज्यों का संघ है का प्रावधान किया गया है, ठीक है। तो वहीं 7वीं अनुसूची में सब्जेक्ट का विवरण किया गया है कि नहीं किया गया, राज्य सूची, समवर्ती सूची और संघ सूची। आप लिख देंगे कि नहीं लिखेंगे कि भारत के मूल संविधान में आर्टिकल 1 में भारत राज्यों का संघ है का प्रावधान किया, उल्लेख किया गया है। तो वहीं अनुसूची 7 के अनुसार संघीय ढांचा का स्पष्ट विवरण प्रस्तुत किया गया है संघ सूची, राज्य सूची व समवर्ती सूची के संबंध में। आपने लिख दिया, तो ये क्या आपका भूमिका नहीं हो गया कि संघ। और उसके बाद आपने क्या किया, यहाँ पे एक डायग्राम बना दिया। ये हमारा, इसे सपोज कीजिए इस तरीका से, ये हमारा संविधान है, जिसे डायग्राम की बात कर संविधान हो गया। ये हमारा यहाँ पे ये संविधान वाला पार्ट हो गया, ये बीच वाला हमारा केंद्र सरकार हो गया, और ये हमारा राज्य सरकार हो गया। यही तो हमारा संघीय ढांचा है कि नहीं है, ये बताइए। तो संघीय ढांचा, तो आपने क्या किया, यहाँ पे दिया है कि कैसे राज्यों को समायोजित किया गया है, तो राज्यों को शक्ति देकर समायोजित किया गया है। जो राज्य सूची का विषय है, संघ सूची का विषय, समवर्ती सूची का विषय है। तो उम्मीद करते हैं कि आप भूमिका लिखना समझ गए होंगे कि भारत के मूल संविधान में भाग 1 में अनुच्छेद 1 में भारत राज्यों का संघ है का प्रावधान किया गया है, ठीक है। और 7वीं अनुसूची के अंतर्गत सभी विषयों को राज्य सूची, समवर्ती सूची और संघ सूची में बांटा गया है, जिसमें राज्यों को राज्य सूची पर कानून बनाने का अधिकार दिया गया है संविधान के अनुसार। समझ गए आप। अब हम बात करते हैं, और ये डायग्राम आप बना देंगे, ये डायग्राम कि ऊपर में संविधान, केंद्र और राज्य, ये हमारा संघीय ढांचा है। आइए अब हम बॉडी की बात करते हैं कि बॉडी में, तो अगला पॉइंट हम बनाते हैं बॉडी कि बॉडी में हमें क्या लिखा जाना चाहिए था। तो बॉडी लिखने से पहले हम आपको बताते हैं कि क्वेश्चन का जो मेन कंसर्न होता है वो बॉडी का ही होता है। और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। और फिर हम बता रहे हैं, जो मॉडल आंसर दिया जाता है ना, वो फर्जी मॉडल आंसर होता है। मुखर्जी नगर के फर्जी मॉडल उत्तर से आप सावधान रहिए। अगर आप नहीं रहेंगे तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। हमारा काम है आपको कहना, एक देश के जिम्मेदार नागरिक होने के नाते। मानना न मानना आपका काम है, आप आज़ाद देश के आज़ाद नागरिक हैं, मानिए चाहे नहीं मानिए, हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फर्जी मॉडल उत्तर से आप सावधान रहिए। और यूपीएससी, यूपीपीसीएस, बीपीएससी, अगर मेंस आंसर राइटिंग में आपको कोई भी दिक्कत हो, समस्या हो, आप हमारे दिए गए नंबर पे हमसे संपर्क कर सकते हैं और आंसर राइटिंग के लिए हमसे जुड़ सकते हैं, ठीक है। चलिए हम अब बॉडी की बात करते हैं। तो हमने कहा कि क्वेश्चन में जिस शब्द का प्रयोग किया गया है आप उसी शब्द का प्रयोग कीजिए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अब हम यहाँ पे लिखें विभिन्न राज्यों की विविध आवश्यकता, ठीक है। विभिन्न राज्यों की हमने यहाँ पे लिख दिया विविध आवश्यकता और आकांक्षा, और इसको हमने कर दिया अंडरलाइन। अब हमने किया पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, एक सेकंड, क्वेश्चन कहाँ चले गया भाई, ऐसे मत हो। कुछ टेक्निकल इशू आ गया था, कोई बात नहीं, ठीक है। चलिए ये है हमारा क्वेश्चन, आगे संघीय ढांचा वाला, यही था क्वेश्चन हमारा, संघीय ढांचे में विभिन्न राज्यों को। तो आइए हम बॉडी की बात कर रहे थे कि बॉडी में हमें क्या लिखना था। तो ये क्वेश्चन है, फिर से हम स्क्रीन ले लेते हैं। आइए स्क्रीन पर हम चलते हैं, ये था हमारा स्क्रीन।
नो। चलिए, तो हम आपको भूमिका बता चुके हैं। हम बात कर रहे थे बॉडी का। तो बॉडी में हमने कहा कि हमने लिख दिया कि राज्यों की विविध आवश्यकता और आकांक्षा, और हमने कर दिया अंडरलाइन यहाँ पे विविध आवश्यकता, ठीक है, आवश्यकता एवं आकांक्षाओं को। अब हमारा पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट, आप जितने शब्दों में अब आपको लिखना है उतने शब्दों में आप लिखते चलिए। तो हो गया पहला। देखिए अब क्या है, हमारे संविधान में आर्टिकल 370 तो अब समाप्त हो गया है, लेकिन आर्टिकल 371 के तहत 371 ए, 371 बी, 371 सी, यदि आप जानते होंगे 371 डी के तहत आज भी बहुत सारे राज्यों को विशेष प्रावधान दिया गया है। क्यों दिया गया है? यही तो है कि उनकी आवश्यकता और आकांक्षाओं को समाजित किया गया है। जो कुछ राज्य है उसकी अपेक्षा थी, आकांक्षा थी, उसकी आवश्यकता थी। तो संविधान के आर्टिकल 371 के ए, बी, सी, आप राज्य लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। यदि आपको याद हो तो ठीक है, ए में जैसे नागालैंड को दिया गया है, बी में असम को दिया गया है, सी में मणिपुर को दिया गया है। अगर आपको याद हो तो एक दो लिख दीजिए, अच्छा रहेगा। तो समझ गए पहला कि नहीं समझे? दूसरा पॉइंट अब क्या लिखेंगे हम, कि जो हमारा राज्यसभा है, जो हमारा प्रतिनिधि लोकतंत्र है, तो लोकसभा में तो सीधा जनता का प्रतिनिधि होता है, लेकिन राज्यसभा में कौन होता है? राज्यों का प्रतिनिधि होता है। राज्यसभा में जो मेंबर बैठे होते हैं, चुने जाते हैं, तो वो राज्य का प्रतिनिधित्व करता है ना, कि इस राज्य से चुन के इतना है, उसमें जनता का, वो तो जनता का प्रतिनिधित्व नहीं करता है। राज्यसभा के मेंबर राज्य का प्रतिनिधित्व करता है। तो समझ गया कि कैसे वहां पे दिया गया प्रतिनिधित्व कैसे दिया गया। तो राज्य की आवश्यकता और आकांक्षाओं को पूरा किया गया कि नहीं किया गया? तो आप कहेंगे हाँ सर किया गया, समझ गया। इसके बाद देखिए, जैसे हमारे यहाँ बहुत सारा क्षेत्रीय परिषदें हैं, अंतर्राज्यीय परिषद है। क्षेत्रीय परिषद, अगर आपको याद होगा तो आर्टिकल 263 में क्षेत्रीय अंतर्राज्यीय परिषद की बात की गई है, जिसमें प्राइम मिनिस्टर और सभी राज्यों के मुख्यमंत्री उसके मेंबर होते हैं। वहाँ पे बैठकें होती है, तो उसमें राज्य के मुख्यमंत्री अपनी बातों को वहाँ पे रखते हैं, ठीक है, और फिर एक समस्या का समाधान ढूंढा जाता है। तो समझ गए, ये तीसरा पॉइंट हो गया हमारा, कि कैसे राज्यों की जो आवश्यकता है, एक तो हमारा क्या संवैधानिक रूप से उसे हल किया गया है, और दूसरा संविधानेतर यानी संविधान के इतर। तो क्षेत्रीय परिषद होता है, अंतर्राज्यीय परिषद होता है। उसके बाद देखिए, जैसे कुछ राज्य है उनकी आवश्यकताएं होती है, फाइनेंशियल आवश्यकता होती है, अपेक्षा होती है, तो केंद्र सरकार क्या करती है, अलग से उसके लिए प्रावधान भी करती है, जिसे हम लोग कहते हैं विशेष पैकेज की हम लोग बात करते हैं, कि अतिरिक्त धन देना उसको। तो विभिन्न प्रकार की योजना, जैसे हमारा सरकार क्या नॉर्थ ईस्ट के लिए, भारत सरकार का नॉर्थ ईस्ट के लिए अलग पॉलिसी है, स्पेसिफिक नॉर्थ ईस्ट के लिए, तो अलग नीति निर्माण करना। आप समझ गए किस तरीका से। तो ये क्या है, विशेष पैकेज, केंद्र सरकार के द्वारा नीति निर्माण, ये हो गया आपका संविधानेतर प्रावधान, यानी संविधान के इतर, कि राज्यों की आकांक्षाओं और आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक तो संविधान में प्रावधान किया गया है, एक संविधान के इतर प्रावधान किया गया है। तो संविधान का प्रावधान हम आपको बता दिए कि सातवें सूची, कुछ आर्टिकल 371, राज्यसभा में प्रतिनिधित्व, अंतर्राज्यीय परिषद, क्षेत्रीय परिषद। संविधानेतर प्रोग्राम क्या हो गया, विकास के लिए विशेष पैकेज, योजना स्पेसिफिक, जैसे नॉर्थ ईस्ट के लिए सरकार अलग योजना बना देती है। तो उम्मीद करते हैं कि 12 नंबर के क्वेश्चन आप समझ गए होंगे कि संघीय ढांचा कैसे आवश्यकता और आकांक्षाओं को समाजित करता है। ये आंसर आपको मिल गया। अब अगला है कि इसके सम्मुख कुछ चुनौतियां और उसका समाधान। अब आपने सेकंड हेडलाइन बनाया चुनौतियां, ठीक है, चुनौतियां एवं समाधान, ये हमारा दूसरा है समाधान। अब देखिए, जो चुनौतियां केंद्र और राज्य के बीच जो चुनौतियां हैं, चुनौतियां केंद्र राज्य के बीच क्या है, वित्त का प्रॉब्लम, वित्त। अभी आप सुने होंगे कि बहुत सारी राज्य सरकार केंद्र सरकार पर यह आरोप लाता है कि हमारा पैसा रखा हुआ है, सरकार पैसा नहीं दे, मनरेगा का पैसा रखा हुआ है, पश्चिम बंगाल सरकार, तमिलनाडु सरकार, अन्य राज्य सरकारों के द्वारा जो विपक्ष शासित है, क्या कि हमारा पैसा नहीं दे रहा है। तो क्या है, एक ये चुनौती है ना केंद्र और राज्य के बीच, और उसका समाधान कैसे किया जाए, फिर आपको समाधान भी बताना, समाधान कैसे किया जा सकता है कि अंतर्राज्यीय क्षेत्रीय परिषद की लगातार बैठक हो, ठीक है, लगातार बैठक होनी चाहिए थी,
लेकिन वो नहीं हो रही, तो वही आप सुझाव देंगे कि इस तरह का जो केंद्र राज्य के बीच समस्या है तो उसको अंतर्राज्यीय परिषद के द्वारा सुलझाया जा सकता है। देखिए, दो राज्यों के बीच संघ में क्या आता है, केंद्र और राज्य और राज्य और राज्य, तो दो राज्यों के बीच सीमा विवाद है। जैसे कर्नाटका और महाराष्ट्र के बीच आप ले लीजिए, दो राज्यों के बीच जल का विवाद है, तो ये क्या है, संघीय है। फिर जो हमारा सेंट्रल सेक्टर स्कीम होता है, एक होता है सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम, एक होता है सेंट्रल सेक्टर स्कीम, जिसमें 100% पैसा केंद्र सरकार देती है। जो उदाहरण ले लीजिए आयुष्मान भारत योजना, ठीक है, तो आयुष्मान भारत सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम है, तो बहुत सारी राज्य सरकार सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम को लागू नहीं करती। आयुष्मान भारत योजना से बहुत सारी राज्य सरकारें अलग हैं। और सेंट्रल सेक्टर स्कीम भी जो होती है, जिसमें 100% पैसा केंद्र सरकार देती है, राज्य सरकार वो बहुत अधिक, जब विपक्ष शासित राज्य होते हैं तो बहुत अधिक रुचि वो नहीं लेता है उसको जमीन पर पहुंचाने में, इम्प्लीमेंट। चूंकि देखिए, अधिकारी जो है, ब्यूरोक्रेसी, वो राज्य सरकार के अंदर होती है, तो जब विपक्ष शासित राज्य होता है तो उसको लगता है कि हमने जो जनता से वादा किया था उससे हम पहले इंप्लीमेंट करेंगे और केंद्र सरकार की योजनाओं को हम बाद में करेंगे। ऐसा नहीं कि नहीं करेंगे, लेकिन आराम से चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए आप देखते होंगे कि केंद्र सरकार की बहुत सारी योजनाएं जो होती है वो राज्य जनता तक नहीं पहुंच पाती है। तो ये क्या है, ये चुनौतियां हैं। और फिर उनका समाधान एक अलग से लगातार केंद्र और राज्यों के बीच लगातार मीटिंग हो, एक तो अंतर्राज्यीय परिषद की बैठक हो, पहला। दूसरा, कैबिनेट सेक्रेटरी की अध्यक्षता में जो सभी राज्य सरकार के मुख्य सचिव है, चीफ सेक्रेटरी है, उनकी बैठक हो। जो होम मिनिस्ट्री का हमारा सेक्रेटरी है, लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम होता है एक राज्य से दूसरे राज्य के बीच में, तो जो होम सेक्रेटरी हमारे सेक्रेटरी, वो सभी राज्यों के डीजीपी का बैठक ले समय समय पर, ठीक है, समझ गया। जिस तरीका से जीएसटी काउंसिल में फाइनेंस मिनिस्ट्री की बैठक होती है, उसी तरीका से क्या केंद्रीय गृह मंत्री सभी गृह मंत्रियों का बैठक नहीं ले सकता क्या राज्यों गृह मंत्री का, ये बताइए। तो ये है समाधान। समाधान हमेशा बातचीत से ही होता है, तो ये है समाधान। तो उम्मीद करते हैं कि आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। अब इसको आप भाषा में लिखने का प्रयास कीजिएगा। हम पूरी तरह आपको नहीं लिखा सकते हैं भाषा में, क्योंकि वीडियो की अपनी एक समय सीमा होती है और मेरा अपना स्पष्ट मानना है कि फ्री में हम हर चीज़ नहीं कर सकते हैं, ठीक है, हमारी अपनी सीमाएं हैं। तो चुनौतियां आप समझ गए। और फिर निष्कर्ष, अब बचा हमारा निष्कर्ष। तो निष्कर्ष में क्या लिखना है, यहाँ पे हम सिर्फ आपको इतना बता देंगे कि यहाँ पे सुझाव आपको देना है। अब सुझाव क्या देंगे, निष्कर्ष आप खुद से सोच लेंगे। दो काम हम कर दिए, इतना तो थोड़ा आप अपने ब्रेन को भी दोहराइए कि आपका भी ब्रेन थोड़ा विकसित हो। तो निष्कर्ष आप खुद सोच लेंगे, लेकिन आप निष्कर्ष यहाँ पे पॉजिटिव देंगे। हम सिर्फ इतना हिंट कर देते हैं कि निष्कर्ष आप पॉजिटिव देंगे, ठीक है। तो पॉजिटिव कैसे देंगे, थोड़ा और हिंट कर देते हैं कि सिविल सोसाइटी, विभिन्न संवैधानिक संस्थाओं के बीच में कोरिलेशन होना चाहिए था, कोऑर्डिनेशन होना चाहिए था, समन्वय होना चाहिए था, बातचीत होना चाहिए था। तो ये थोड़ा सा हम आपको हिंट कर दिए कि इस दिशा में आपका निष्कर्ष होना चाहिए था, ठीक है। तो उम्मीद करती है वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो आप अपने दोस्तों को ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा, और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मेंस आंसर राइटिंग में अगर कोई भी प्रॉब्लम दिक्कत हो आपको, तो आप हमारे दिए गए नंबर पे हमसे संपर्क कर सकते हैं, और हम नेक्स्ट सेशन में कोई और क्वेश्चन को लेकर आपके सामने डिस्कस करेंगे। और फिर से हम बता रहे हैं कि आप फर्जी मॉडल उत्तर से सावधान रहेंगे। उम्मीद करते हैं कि आप हमारी बात को समझ गए होंगे। चलिए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।